हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के असाइनमेंट्स आ चुके हैं। उनमें से हम क्लास 12 का मैथ सब्जेक्ट आज सॉल्व करेंगे। इस मैथ्स के असाइनमेंट में कुल 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 में से हम 2 वीडियो बनाएंगे। पहले वीडियो में सवाल नंबर 1 और 2 करेंगे और दूसरे में सवाल नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, आव्यूह क्या है? एक 2x2 आव्यूह जो कि कोष्टक में aij की रचना करनी है और जो aij है वो क्या है, i+2j का होल स्क्वायर बटे 2 द्वारा प्रदत्त है। ये छोटा सा प्रश्न है, इसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा है आव्यूह क्या है, यानी आव्यूह की परिभाषा समझनी है, बतानी है। तो आव्यूह क्या है? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रमित क्रम विन्यास है। क्या है? संख्याओं या फलन, यानी संख्या ले ले या फलन ले ले, उनको हम आयताकार रूप में क्रम से अगर रखते हैं, क्रम का मतलब है स्तंभ और पंक्तियों के रूप में अगर रखते हैं, ठीक है। जब संख्याओं को या फलनों को पंक्ति या स्तंभ के रूप में आयताकार रूप में व्यवस्थित किया जाता है, तब उसे आव्यूह कहते हैं। और यहां जो ये पंक्ति और स्तंभ हैं, इनकी संख्याएं जो होती हैं वो अलग अलग हो सकती है, इसीलिए हमने उसको आयताकार रूप समझा है। अब ये जो हमें सवाल में कहा गया है कि एक 2x2 का आव्यूह, 2x2 का आव्यूह, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब पहले समझते हैं। तो 2x2 आव्यूह का अर्थ, 2x2 यानी 2x2, ये इस तरह से हम आव्यूह की कोटि लिखते हैं और इस कोटि में जो पहले 2 लिखा है ये कहलाता है पंक्तियों की संख्या, और ये बाद में 2 लिखा है ये कहलाता है स्तंभ की संख्या। यानी हम एक ऐसे आव्यूह की रचना करनी है जिसमें 2 पंक्तियां हों और 2 स्तंभ हों, ठीक है। पहला वाला 2 बता रहा है कि 2 पंक्तियां और बाद वाला 2 बता रहा है कि 2 स्तंभ हों। और जो ये आव्यूह होता है, इस आव्यूह के अंदर जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं उनको उसका अवयव कहते हैं। तो यहां पर अवयव आपको दे दिया इस प्रश्न में aij के रूप में। यहां i का मतलब है पंक्ति की संख्या और j का मतलब है स्तंभ की संख्या। तो हम कैसे बनाएंगे 2x2 का ये आव्यूह, उसको देखते हैं। पहले देखिए हमारा जो 2x2 का आव्यूह बनेगा, कैसे बनेगा? हमें क्या रखनी? 2 पंक्तियां। देखो ये जो ये पड़ी पड़ी होती हैं वो पंक्तियां होती हैं और खड़े खड़े होते हैं वो कॉलम होते हैं। फिर समझिएगा, जो ऐसे इस तरह से बनी हुई हैं ये क्या है? पंक्ति। और जो ऐसे खड़े खड़े हैं वो क्या है? स्तंभ। पंक्ति को अंग्रेजी में आप रो कहते हो, स्तंभ को कॉलम कहते हो। तो हमें ये पंक्तियां भी 2 रखनी थी और स्तंभ भी 2 रखने होते हैं। पहला जो अवयव है वो पंक्ति बताता है और दूसरा जो है स्तंभ बताता है। तो ये क्या है? पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। देखिए ये पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में, इसलिए A11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ। फिर ये A12 मतलब ये पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में है। इसी प्रकार A21 मतलब ये दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में है, और A22 यानी दूसरी पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में है। याद रखिएगा, हमेशा हम पंक्तियों की संख्या को पहले बोलते हैं, स्तंभों की संख्या को बाद में बोलते हैं। तो अब यहां i और j का मतलब आप समझ चुके हैं कि i का मतलब है पहले जो पंक्ति का नंबर लिख रहे हैं और j का मतलब है जो स्तंभ का नंबर लिख रहे हैं। तो हमें जो प्रश्न दिया गया था उसमें जो aij का मान दिया है i+2j का होल स्क्वायर और पूरे के बटे में 2। यहां से हम बारी बारी से इस A11, A12, A21, A22 का मान निकालेंगे और ये मान उठाकर बाद में सवाल में रखेंगे। तो देखिए A11 कैसे निकलेगा? A11 का मतलब क्या है कि i की वैल्यू हो गई 1 और j की वैल्यू भी हो गई 1। तो यहां i+2j था, i के स्थान पर 1 हो गया, प्लस 2j है तो 2 इंटू j की वैल्यू भी कितनी हो गई? 1, और पूरे का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना चल रहा था? 2 चल रहा था।
यानी आपके पास फाइनली कितना आया, देखिए ऊपर कितना है 1 है और प्लस में 2 एकम 2 हो गया और पूरे का होल स्क्वायर और बट्टे में कितना चल रहा है 2। तो इसका मतलब ये कितना 2 1 3 हो गया और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो आपके पास कितना आ गया 9/2, क्योंकि ऊपर ही चल रहा था 2 एकम 2 हुआ था, फिर 2 और 1 जोड़ के 3 लाए और 3 का वर्ग 9 बटे में 2 जैसे जैसे था वैसे वैसे चल रहा है। तो A11 का मान आ गया 9/2। देखिए इसमें से हमने 1 निकाल लिया, A11 निकाल लिया। अभी किसका निकालना, A12 निकालना है, फिर A21 निकालना है, फिर A22 निकालना है। तो अब हम निकालेंगे A12। तो 12 में इसी नियम ये हमारे पास था AI+2J का होल स्क्वायर बटे 2 जो प्रश्न में दिया गया है, तो यहीं पर फिर से मान रखेंगे। तो देखिए I के स्थान पर देखिए अब यहाँ 1 2 यानी I की जगह 1 आ गया और J की जगह पर 2 आ गया, तो रख दें कोष्टक में I की जगह 1 प्लस 2 इंटू J की जगह पर 2 और टोटल का होल स्क्वायर बटे में 2 लिखा हुआ है। अब इसे फिर हल करते हैं। देखिए क्या हो गया 1 प्लस 2 दूना 4 पूरे का होल स्क्वायर और बटे में कितना चल रहा है 2 चल रहा है, यानी आपके पास कितना आ गया ऊपर 4 और 1 5 आ गया, 5/2। तो 5 का होल स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है। तो आपके पास A12 की वैल्यू आ गई 25। अब इस तरीके से हमने A12 भी निकाल लिया। अब हमारा काम क्या है A21 निकालना। तो वही हम वहां पर अब फिर से मान बदलेंगे, I के स्थान पर 2 आ गया और J के स्थान पर 1 आ गया। जो आपको प्रश्न दिया गया था उसमें हमने अब फिर से मान रखे, I के स्थान पर जो आपका लिखा हुआ था I+2J का होल स्क्वायर बटे 2 जो प्रश्न में दिया गया था उसके स्थान पर मान रखा हमने। तो अब की बार क्या हुआ, I के स्थान पर रखना था 2 और J के स्थान पर रखना था 1, तो इसलिए 2 प्लस 2 गुणे 1 और पूरे का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कितना आ गया 2 और प्लस करके 2 एकम 2 पूरे का होल स्क्वायर और बटे में कितना 2 लिखा हुआ है। कितना आ गया 2 और 2 4 उसका होल स्क्वायर बटे में 2, 4 का वर्ग 16 होता है और बटे में 2 चल रहा है। इसका मतलब कितना आ गया A21 की वैल्यू आ गया आपके पास 2 8 16, A21 आ गया 8। आपने क्या क्या निकाल लिया, A11 निकाल चुके हो, A21 निकाल चुके हो, सॉरी A11 निकाल चुके हो, A12 निकाल चुके हो, A21 निकाल चुके हो। अभी बचा है A22 निकालना। तो A22 मतलब क्या हुआ, अब I के स्थान पर 2 रखना है, J के स्थान पर 2 रखना है। तो देखिए फिर से वही सवाल में क्या था, I+2J का होल स्क्वायर बटे 2 था, तो फिर से I के स्थान पर हो गया 2 और J के स्थान पर हो गया 2, तो कितना 2 प्लस 2 गुणे 2 और पूरे का होल स्क्वायर था और बटे में 2 चल रहा था। इसे हल करेंगे इसी तरीके से तो हमारे पास फाइनल कितना आ गया 18। तो A22 की वैल्यू आ जाएगी 18 आ जाएगी। तो आप पास कितने मान आ गए, A11 का मान 9/2 आया था, तो जहां A11 लिखा था वहां हमने 9/2 रखा। A12 का मान 25/2 आया था, वो मान वहां रख दिया। A21 का मान 8 आया था और A22 का मान 18 आया था, सारे मान रख दिए और हमें आव्यूह A मिल गया जो हमें निकालना था। यही हमारा सवाल नंबर पहले भाग का उत्तर है। तो अब हम सवाल नंबर 1 का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1 के दूसरे हिस्से में क्या है, 3 बिंदुओं के संरेख होने के लिए आवश्यक सारणिक प्रतिबंध को लिखिए एवं दर्शाइए। एक बिंदु है A B प्लस C, B C प्लस A और C A प्लस B संरेख है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, 3 बिंदु संरेख होंगे, उनका प्रतिबंध क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 3 बिंदुओं से मिलकर क्या बनता है, एक त्रिभुज बनता है और सारणिक की सहायता से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि 3 बिंदु होने से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते थे।
उसी प्रकार से अगर आपको 3 बिंदु दे दिए जाएं, एक हो जाए x1 y1, एक हो जाए x2 y2, एक हो जाए x3 y3, और इनको लेकर अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़े तो सारणिक में इनका सूत्र क्या होता है, डेल्टा, डेल्टा ये सारणिक का प्रतीक है, बराबर 1/2, और बारी बारी से जो भी आपके बिंदु दिए गए x1 y1, x2 y2, x3 y3, और आखिरी में एक स्तंभ रहेगा 1 1 1, क्योंकि सारणिक की पहली शर्त क्या होती है कि इसमें जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ होने चाहिए। तो अगर पंक्तियां यहां 3 बन रही थी तो अगला स्तंभ किससे बनेगा, 1 1 1 से। तो ये होता है सूत्र, डेल्टा बराबर 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये रहा 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब आप जानते हैं अगर कोई 3 बिंदु संरेख होंगे, संरेख होने का मतलब उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल जो होगा उसका मान हो जाएगा 0, अर्थात डेल्टा बराबर का उत्तर जो ये पूरा आप लिखे हो इसका उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। तो मुख्य प्रतिबंध क्या है कि जो सारणिक है उसका मान क्या होगा, 0 आएगा, तब वो 3 बिंदु संरेख होंगे। अब सवाल में आपके पास 3 बिंदु दे दिए हैं, पहला दिया a b प्लस सी, दूसरा दिया b c प्लस a, तीसरा दिया c a प्लस b। तो इनको बारी बारी देखो, ये पहला हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। तो इस तरीके से हम जो सूत्र था ऊपर जो लिखा हुआ है x1 y1 वहां ये मान रख दें, x2 y2 वहां ये मान रख दें, x3 y3 वहां ये मान रख दें। तो इस तरीके से सारे मान रख देते हैं। तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम काम कर रहे हैं। देखिए x1 के स्थान पर क्या आया, इसका उठकर a आ गया, यानी a आया। x2 के स्थान पर इसका उठ करके b आ गया, x3 के स्थान पर इसका उठ करके c आ गया। तो पहला स्तंभ भर गया। दूसरे स्तंभ में y1 इसकी जगह पर क्या आना है, b प्लस सी, तो b प्लस सी आ गया। y2 के स्थान पर क्या आ गया, y2 की जगह पर c प्लस a आ गया, और y3 के स्थान पर आ गया a प्लस b, और आखिरी में क्या था, 1 1 1। अब हमें इस सारणिक को हल करना है, और सारणिक को हल करने के लिए कई सारे प्रगुण होते थे, उनमें से हम कुछ प्रगुणों का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले पहला नियम जो सारणिक का नियम क्या कहलाता था कि अगर हम किन्हीं भी 2 स्तंभों या 2 पंक्तियों को जोड़ देते हैं तो उससे सारणिक के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, जो स्तंभ 2 है, कॉलम 2 है, उसमें कॉलम 1 को जोड़ रहे हैं। कॉलम 2 में कॉलम 1 को जोड़ रहे हैं, और ये पूरी क्रिया कहां की जा रही है, कॉलम 2 में की जा रही है। जो भी हम ये क्रिया करके जो उत्तर लिखेंगे वो कहां लिखेंगे, कॉलम 2 के स्थान पर लिखेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, देखिए आपके कॉलम 1 में तो हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, कॉलम 3 में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 जैसे थे वैसे वैसे उतार दिए गए। ए बी सी था, ए बी सी आ गया, 1 1 1 था, 1 1 आ गया। बदलाव कहाँ होना, कॉलम 2 में होना, और कॉलम 2 में क्या बदलाव होना है, उसमें कॉलम 1 भी जोड़ देना है। तो यहां b प्लस सी था, a और जुड़ गया, तो हो गया a प्लस बी प्लस सी। यहां c प्लस a था, इधर वाला b और जुड़ गया, तो हो गया a प्लस बी प्लस सी। फिर यहां a प्लस बी था, इधर वाला c और जुड़ गया, तो हो गया a प्लस बी प्लस सी। तो इस तरीके से आपने देखा जो पूरा पूरा कॉलम 2 था उसमें सभी जो अवयव आ गए वो a प्लस बी प्लस सी आ गए। और सारणिक का एक नियम यह भी होता है कि अगर किसी भी स्तंभ या पंक्ति में सारे अवयव एक जैसे हों तो उन्हें हम कॉमन ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। जैसे आप गुणनखंड करते समय कॉमन लेते थे ना, तो यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी सब में है, तो इसे हम ले लेंगे कॉमन यानी बाहर, और वो लिखा जाएगा सबके गुणा में। तो इस तरीके से हमने a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया, तो आपके पास 1/2 आ गया, और कोष्टक में आ गया a प्लस बी प्लस सी। अब जो हमने कॉमन लिया कहां से लिया है, फिर से कॉलम 2 से, स्तंभ 2 से लिया। पहले और तीसरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो होगा कहां होगा, कॉलम 2 में, क्योंकि हमने वहीं से कॉमन लिया। तो पहला जो था a b c वैसे का वैसा a b c, यहां से 1 1 1 1 1 1। परिवर्तन कहां हुआ, कॉलम 2 में, जब पूरा पूरा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कॉमन चला गया, बाहर आ गया गुणा में, तो यहां केवल 1 बचा, यहां भी केवल 1 बचा,
और यहां भी केवल 1 बचा। इस तरीके सारे अवयव क्या आ गए, 1 1 1 आ गए। अब सारणी का एक नियम और था कि अगर कोई भी 2 पंक्तियां या कोई भी 2 स्तंभ ऐसे हों जिनके सारे अवयव समान हों, जैसे यहां देखिए 1 1 1 और ये 1 1 1, जो इसके अवयव हैं वही इसके अवयव एक लाइन से पूरे मिल रहे हैं, तो ऐसे सारणिक का मान 0 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे सारणिक का मान क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 का किसी में गुणा करो तो उत्तर क्या आता है, 0 आता है। और अभी आपने क्या पढ़ा था कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो वो बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे। इसका मतलब जो बिंदु दिए गए हैं वो संरेख है, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये रहा आपका सवाल नंबर पहले का बी। तो स्टूडेंट अब हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 2, और आज के वीडियो का यह आखिरी सवाल होगा। यह सवाल थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि सवाल में जो भी पूछा गया है तो उसको निकालने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, और हम उसको कई आसान भागों में करके सीखेंगे ताकि सवाल आसान लगे। तो सवाल है, 3 संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है, और पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और आव्यूह विधि से हल कीजिए। इसका मतलब हमें कुछ समीकरण बनाने पड़ेंगे और उन समीकरणों को हल करना पड़ेगा, और हल करके उनका आव्यूह विधि से निरूपण करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम है उन समीकरणों को पता करना। तो देखिए कुछ शर्तें दी गई यहां पर, तो क्रम से लिखते हैं। पहली शर्त क्या थी, उसको करने से पहले हमें समीकरण बनाना है, और पहले कहा 3 संख्याएं, तो संख्याएं माननी पड़ेंगी हमें, क्योंकि बिना संख्याएं माने समीकरण तो नहीं बन सकते। तो हमने मान लिया संख्याएं जो है वो हमारी x, y और z हैं। अब x, y और z लेकर हम चलेंगे तो कैसे होगा। सबसे पहले पहली कंडीशन क्या है, संख्याओं का योग 6। शुरुआत में पहले कहा है संख्याओं का योग 6, यानी तीनों को जोड़ दें x, y और z को, तो क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। यानी आपकी पहली कंडीशन के हिसाब से समीकरण क्या बना, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। तो एक समीकरण आपको मिल गया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। अब इसके बाद क्या हुआ, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके, तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके और दूसरी संख्या में जोड़ दें तो 11 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए तीसरी संख्या कितनी है, z है, तो z में 3 से गुणा मतलब हो गया 3z, और दूसरी संख्या जोड़ दें, दूसरी संख्या क्या थी, y थी, यानी y को जोड़ दें तो क्या हुआ, y प्लस 3z बराबर 11 प्राप्त होता, तो 11 आ गया। तो एक समीकरण ये बन गया, समीकरण नंबर 2। इसके बाद समीकरण नंबर 3 क्या कह रहा है, उसके लिए कंडीशन दी है, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। यानी पहली कौन सी थी, x, और तीसरी कौन सी, z। इनको अगर जोड़ेंगे x प्लस z करेंगे तो हमें इसका 2 गुना, दूसरी संख्या का 2 गुना यानी 2y मिलता है। यानी क्या हुआ, x प्लस z बराबर हो गया 2y। अब समीकरण में सब देख रहे हैं आप, x, y, z सारे एक तरफ हैं, हमारे में 2y इधर आ गया, तो हमें इसको पक्षांतर करना पड़ेगा, और पक्षांतर का नियम पता है, जो इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा, इसलिए हमारे पास हो गया x माइनस 2y प्लस z बराबर 0। इस तरीके से हमने समीकरण 1, 2 और 3 समीकरण हमने प्राप्त कर लिए। अब ये तो रहा हमारा सवाल का एक हिस्सा हुआ, यानी जो सवाल में कहा था इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए, वो हमने कर लिया। अब इसके बाद जो आखिरी लाइन है, आव्यूह विधि से हल कीजिए, ये बड़ी लंबी लाइन है, क्योंकि हमें इसको करने के लिए थोड़ा सा बड़ा काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आव्यूह विधि से हल करने के लिए हमें इन तीनों समीकरणों को 1, 2, 3 को आव्यूह रूप में लिखना पड़ेगा। तो आव्यूह रूप में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आव्यूह बनाएंगे। आव्यूह बनाने के बना क्या करेंगे, देखिए इस तरह से 3 आव्यूह बन गए, 1, 2 और 3। अब संख्याएं कौन कौन सी, x, y, z चल रही थी, इसलिए हमने यहां x, y और z चला दिए। उत्तर में पहले में आपको मिला था 6 मिला था, दूसरे में 11 और तीसरे में 0 बचा था,
इसलिए इधर उत्तर वाला क्रम हो गया 6, 11 और 0। और यहां जो भरा है हमने वो क्रम से प्रत्येक समीकरण के आधार पर जो गुणांक हैं, पहले x का गुणांक, फिर y का गुणांक, फिर z का गुणांक। अब देखिए पहले में क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x का गुणांक भी 1 है, y का गुणांक भी 1 है और z का गुणांक भी 1 है। इसलिए ऊपर कितना भर गया, 1 1 1। समीकरण 1 के बाद सवाल नंबर 2 में x है ही नहीं। समीकरण 2 में x नहीं, इसलिए x की जगह पर हमने क्या रख दिया, 0, क्योंकि जो नहीं है उसका गुणांक हो गया 0। y का गुणांक यहां 1 हो गया और z का गुणांक 3 हो गया। समीकरण 3 में आएंगे तो x का गुणांक 1 है, y का -2 है और z का +1। तो इस तरीके से जो गुणांक थे समीकरणों के वो हमने यहां रखे। अब ये रूप हुआ हमारे पास आव्यूह रूप। अब जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम ऐसा कोई समीकरण समझें कि इसको पूरे को अगर a मान लें, इस पूरे को अगर x मान लें, इस पूरे को अगर हम b मान लें, तो ये ax बराबर b हो गया। a है और गुणा के रूप में ये लिखा है x और बराबर में हो गया b। तो इस a को लेकर हमें चलना है और हमें एक सफर तय करना है a से a इनवर्स का, यानी प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने का। मुख्य काम यही है, प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना। तो चलिए इस ax बराबर b को लेकर चलेंगे। तो यहां से हमें सबसे पहले उठाना क्या है, a उठाना है। a का मतलब ये जो ये वाला आव्यूह था 1 1 1 0 1 3 1 ऋण 2 और 1, इस वाले आव्यूह को हमें उठाना है और इस 1 से हमें क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है। अब जैसा कि जानते हैं a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, सारणिक a का मान निकालना पड़ता है। उसके बाद एडजॉइंट a का मान निकालना पड़ता है। उसके बाद जाकर a इनवर्स निकाल पाते हैं। और जब तक a इनवर्स आएगा नहीं तब तक आप इस समीकरण को हल कर नहीं पाएंगे। तो हमारा पहला काम है a इनवर्स निकालना। तो हम a इनवर्स तक पहुंचते हैं, उसके बाद वापस इस समीकरण को हल करने पर आएंगे। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, स्टेप 1 सारणिक a का मान निकालना। तो सारणिक a का मान कैसे निकलेगा, देखिए किसी भी सारणिक का मान इस जो आव्यूह है इसका सारणिक मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के सापेक्ष हम इसका प्रसार करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो हम शुरुआत करते हैं पहली पंक्ति के हिसाब से। तो सारणिक a का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति से, यहां इसका अवयव कितना 1 1 1 है, तो पहली पंक्ति का अवयव 1 1 1 हमने रख लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये इस तरह से जो उप सारणिक बने हैं ये मान कैसे रखे जाते हैं इनको जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पहली पंक्ति का अवयव लिखा आपने, यहां 1 लिखा है। अब इसके स्थान पर यहां कैसे भरेंगे, तो जिस पंक्ति का अवयव है उसको मूंदा, जिस स्तंभ का अवयव उसको मूंदा। आपने पहला वाला 1 लिखा था ना, ये वाला 1 लिखा था, तो जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में उसको मूंद दें, उसको छिपा दें, तो जो बच रहा है, क्या बच रहा है, 1 3 -2 और 1, क्या बचा 1 3 -2 और 1, उसको यहां लिख दिया। फिर अगला पहला लिखा था, फिर अगला लिखने के लिए माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस के क्रम में लिखे जाते हैं अवयव को। तो हमने पहली पंक्ति के अवयव लिखे थे, उनमें से ये हो गया। अब दूसरा, ये जिस पंक्ति में उसको छुपाया, जिस स्तंभ में उसको छुपाया, बचा क्या 0 3 1 1। देखिए 0 3 1 1 वो याद लिख दिया। जो सेकंड नंबर का था उससे जो अवयव मिले वो हमने लिखे। अब थर्ड वाला, ये वाला +1, तो जिस पंक्ति में उसको छुपाया, जिस स्तंभ में उसको छुपाया, बचा क्या 0 1 1 -2, 0 1 1 -2। इस तरीके से हमारे पास हमने ये उपसारणिक लिखे। अब हमारा काम क्या, इन्हें हल करना है। हल करने की विधि क्या होती है, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहां कुछ लिखा है, यहां कुछ लिखा है, यहां कुछ लिखा है, यहां कुछ लिखा है। तो हल करने का विधि क्या होता है कि हम पहले क्या करते हैं, इसका गुणा करते, इस वाले का, इसका गुणा करने पर जो भी आएगा वो लिखेंगे, फिर माइनस करके इसका गुणा करके जो आता है वो लिखते हैं।
ठीक है, यानी ये माइनस ये चलता है। तो देखिए पहले इसका गुणा करेंगे, एक एकम एक हो गया, हमने लिखा यहां पर एक एकम एक, फिर माइनस करके 3 दूना 6 लिखना था, लेकिन ये -2 और 3 का गुणा खुद -6 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 6। फिर यहां -1 था, फिर वही नियम, इसका गुणा करो, ये हो गया 0 एकम 0, फिर माइनस करते हैं 3 एकम 3, फिर इसी तरह से अगले में प्लस का 1 था, गुणा करो 0 गुणा -2 में 0 हो गया, फिर माइनस करते 1 एकम 1 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास कितना आया, 6 1 7 हो गया, यानी 1 गुणे 7, ये माइनस का 1 था, गुणे 0 से 3 घटाओ तो माइनस का 3 ही बचा, प्लस का 1 और यहां 0 से 1 घटाओ तो माइनस का 1 ही बचा, यानी आपके पास कितना आ गया 7 एकम 7, और ये माइनस माइनस गुणा प्लस होता है 3 एकम 3, और माइनस और प्लस गुणा माइनस होता है 1 एकम 1। तो फाइनल कितना आ गया आपके पास 7 3 10 और 1 घटाओ तो 9। सारणिक ए का मान आपका आया है 9। तो एक स्टेप जो हमारा सारणिक ए का मान निकालना था वो खत्म कर लिया, उसका मान 9 आ गया। अब हमारा काम है एडजॉइंट ए का मान निकालना और ए इनवर्स का मान निकालना, तो उसे शुरू करते हैं। अब हम सेकंड आव्यूह निकालना शुरू करेंगे, जो हमारा आव्यूह था ए उसके लिए, और इस आव्यूह में जितने अवयव हैं कुल मिला के आपको 9 अवयव दिख रहे हैं, इसका मतलब सेकंड आव्यूह में भी 9 अवयव होंगे। इसी प्रकार से ये कैसा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है यानी A11, ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है यानी A12, ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है यानी A13। पहले पंक्ति बोलते हैं फिर स्तंभ बोलते हैं। इसी प्रकार से हम सेकंड आव्यूह के अवयव निकालेंगे, तो सबसे पहले A11 निकालेंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस का 1 लिखते हैं और इसकी पावर जो लिखा हुआ है इसके लिए हम इन अंकों को जोड़ेंगे, पंक्ति और स्तंभ की संख्या को जोड़ेंगे। 1 और 1 जोड़ा कितना हो गया, 2 आया। इसके बाद ये तो हो गया बाहर लिखने का तरीका। अब ये वाले मान कैसे लिखे गए हैं, ये सारणी के बीच में मान कैसे लिखे गए, इसका तरीका क्या होता है। सबसे पहले देखो क्या है A11, इसका मतलब है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छिपाना है। अब जो बचा क्या है 1 3 -2 और 1, वही लिखा है 1 3 -2 और 1, इनको हमने लिखा और इसे हमें हल करना है। हल करने का नियम क्या होता है, क्रॉस, तिरछा, ऊपर से नीचे गुणा करते हैं, माइनस नीचे से ऊपर गुणा करते हैं। तो जब इनका गुणा करेंगे, देखो 1 और 1 का गुणा करो, 1 एकम 1 हो गया, और इनका गुणा करो 3 दूना 6 माइनस का हुआ, और यहां माइनस ही लगाते थे इसलिए माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हुआ 1 + 6, और यहां पर देख लो -1 की पावर में 2 है, सम संख्या है, सम संख्या अगर पावर में होती तो वैल्यू प्लस में आती है, इसलिए प्लस का हो गया। तो 6 1 7, आपके पास क्या आ गया, A11 का मान आ गया 7। इसी प्रकार से अब A12 निकालेंगे। अब 12 निकालने का नियम क्या हो गया, फिर से वही -1 की पावर में हम 1 और 2 जोड़कर 3 लिखेंगे। अब ये 3 लिख दिया हमने, साथ में यहां मान कैसे भरे जाएंगे, तो सबसे पहले 1 मतलब पहली पंक्ति, हमने पहली पंक्ति को छिपा लिया, और 2 मतलब दूसरा स्तंभ, दूसरे स्तंभ को छिपा लिया। बचा क्या, 0 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, देखो 0 3 1 1, वो हमने लिख दिए। यानी हमें हर बार आव्यूह को उठाना है, और जो भी, जैसे पहला क्या है, पंक्ति को दिखा रहा है, जिस पंक्ति को दिखाएगा उसे मुंह छिपा लेंगे हम, और दूसरा क्या है, स्तंभ को दिखा रहा है उसको छिपा लेंगे। इसके बाद जो अवयव दिखेंगे वो अवयव यहां पर हमें लिखने हैं। अब फिर वही तरीका है, -1 के ऊपर 3 है यानी कि विषम संख्या है, विषम संख्या का उत्तर माइनस में आता है, इसलिए माइनस हो गया। अब इनका गुणा करो, 0 का 1 भी गुणा करो, 0 हो गया, और फिर माइनस में लिखते हैं, इनका गुणा करेंगे 3 एकम 3, तो इस तरीके से 0 -3 आ गया, और 0 से -3 घटाएंगे तो -3 ही बचेगा, और बाहर भी माइनस लिखा था इसलिए माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। तो A11 निकालना सीख गए आप लोग, A12 निकालना सीख गए। अभी बारी है A13 निकालना सीखने की। तो A13 निकालेंगे इसी प्रकार से, 13 मतलब यहां जोड़ेंगे 3 और 1 4, यानी -1 की पावर में 4 आएगा। और इसी तरीके से 1 और 3 यानी कि पहली पंक्ति को छिपाना है हमें, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छिपाना है। तो हमने पहली पंक्ति को छिपाया और तीसरे स्तंभ को छिपाया। बचा क्या हमारे पास, 0 बचा, 1 बचा, 1 बचा और -2 बचा। देखिए 0 बचा, 1 बचा, 1 बचा और -2 बचा।
फिर वैसे ही इनका गुणा करना है तो 0 का -2 में गुणा करेंगे तो 0 आ गया, और 1 एकम 1 माइनस का 1 बताया था ना, ये गुणा माइनस ये गुणा, और यहां क्या -1 की पावर 4 यानी कि सम संख्या मतलब प्लस। कभी भी -1 की पावर में सम संख्या होगी उत्तर प्लस का रहेगा, विषम संख्या होगी तो उत्तर माइनस का रहेगा। तो अब आपके पास क्या आ गया, 0 से 1 घटा, सिर्फ -1 आ गया। तो अब निकालना सीख चुके मेरे ख्याल से, जैसे मैंने A11 निकाला, A12 निकाला, A13 निकाला, और कैसे गुणा करके हम उत्तर निकालते हैं, तो इसी प्रकार हम निकालेंगे A21 निकालेंगे। A21 में क्या होगा, देखिए हमने क्या किया, A21 तो देखिए 2 और 1 जोड़ा कितना 3, -1 की पावर 3 हो गया। और इसी प्रकार से हमने क्या किया, 2 मतलब दूसरी पंक्ति और 1 मतलब पहला स्तंभ, पहले पंक्ति और उसके बाद स्तंभ, तो 2 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। जब इसको छिपाया क्या आया हमारे पास, 1 1 -2 और 1 इतना आ गया। अब इसे हल करने का तरीका क्या है, 1 एकम 1 हो गया और माइनस लिखते हैं, लेकिन यहां पर देखो 2 एकम 2 माइनस का 2, क्योंकि ये 2 माइनस का है इसलिए माइनस प्लस हो गया, 2 1 3 बाहर माइनस लगा था माइनस का 3 हो गया। इसी प्रकार A22 निकालेंगे 0 आएगा, A23 निकालेंगे 3 आएगा। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर फिर भी कोई समस्या होगी तो ये जो भी सवाल मैं लगा रहा हूं इन सारे सवालों का PDF आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। A31 निकालेंगे वो 2 आएगा, A32 -3 आएगा, और इसी प्रकार से हम लोग आगे करेंगे। A33 का मान जो है वो 1 आएगा। तो ये सारे मान निकालने के बाद हमें एडजॉइंट A का मान निकालना होता है, तो जो भी हमें मान दिए गए उनको इस रूप में व्यवस्थित करते, जो भी आपने मान निकाले हैं इस क्रम में स्तंभ के हिसाब से लिखना है। पहले ऊपर A11 A12 A13, इसी प्रकार A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मान आपने रखने हैं। इनको निकाल करके जो अपने मान निकाले उनको यहां पर हमें रखना है। तो जब मान रखेंगे तो क्या आ गया, जो भी मान आए थे क्रम से उन मानों को हम उठा करके यहां रखते हैं, तो आपके पास एडजॉइंट A का मान आ गया 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। ये हुआ हमारा एडजॉइंट A, स्टेप 2 हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद हमारा काम था स्टेप 3, तीसरे काम चरण में क्या करना था, व्युत्क्रम अवयव यानी A इनवर्स निकालना था, A इनवर्स ज्ञात करना था। अब A इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सूत्र होता है A इनवर्स ज्ञात करने का। A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A बटे डिटर्मिनेंट A, यानी सारणिक A के मान से जो सैखंडज अवयव A निकला है उसके मान में भाग देना है। तो देखिए इतने बड़े अवयव में आपको भाग देना तो आता नहीं, कैसे भाग देंगे, तो हम क्या करेंगे, जो सारणिक A का मान आया था, कितना आया था 9 आया था, उसको हमने क्या रखा, इस एडजॉइंट A के मान के बाहर 1 के बटे में लिख दिया, क्योंकि भाग का मतलब क्या होता है बटे में लिखना। तो 1 के बटे में सारणिक A का मान रख दिया, और बाकी क्या लिखा है एडजॉइंट A, जो आपने सामने देखा था 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, वो पूरा पूरा उठाकर हमने लिख दिया। तो ये रहा आपका A इनवर्स। तो हमारा जो काम था, जो हम जहां से चले थे कि A इनवर्स ज्ञात करना था, A लेकर चले थे, A इनवर्स ज्ञात करना था, तो विभिन्न चरणों में हमने वो काम कर लिया। लेकिन ये हमारा मुख्य काम नहीं था, हमारा मुख्य काम था समीकरणों को हल करना। हम जो समीकरण लेकर चले थे कि AX बराबर, आपके पास समीकरण लेकर चले थे AX बराबर B था, वहां से हमें इस X का मान निकालना था। तो अगर इस A को हम इधर भेजेंगे बटे में, तो X बराबर क्या होगा, B बटे A हो जाएगा। और कोई आप जानते कोई भी चीज बटे में लिखी होती है, उसको अगर ऊपर लिखना चाहो तो आप कह सकते हो A इनवर्स B कह सकते हो। यानी आपका जो समीकरण था उसका रूप बदलकर हो गया X बराबर A इनवर्स B हो गया। यानी कि अब जो मान था हमारे पास उसको इस समीकरण के हिसाब से रखना पड़ेगा। अब X क्या था, X का मतलब था X Y Z, और A इनवर्स क्या निकाला 1/9, बाकी क्या है 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, वो मान यहां A इनवर्स के स्थान पर रख दिया।
और बी आप पहले देखेंगे सवाल में तो क्या था, बी का मान था 6, 11 और 0। अब इसको लेकर हमें हल करना है। तो आप देख रहे हैं यहां पर आपके पास 1 और 1 दो आव्यूह हैं। अब इन दोनों आव्यूह का गुणा करना है, क्योंकि बीच में जब कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह है, इनका गुणा करना है और गुणा करके जो मिलेगा उसी से उत्तर निकालना है। अब गुणा कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा गुणा करना सीखना है। तो हम क्या करते हैं, गुणा करने का नियम क्या कहता है, जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक पंक्ति का इस स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। तो पहले हम पहली पंक्ति का गुणा करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति का करेंगे, फिर तीसरी पंक्ति का। तो चलिए पहली पंक्ति का गुणा सीखते हैं। पहली पंक्ति का गुणा करने के लिए हमने सबसे पहले नीचे की दोनों पंक्तियों को छिपा लिया। अब आपके पास क्या दिख रहा है वो देखते हैं। आपके पास दिख रहा है 7 दिख रहा है, -3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इसका गुणा इसमें करना है क्रम से, पहले में पहले का, दूसरे में दूसरे का, तीसरे में तीसरे का। तो जब 7 में 6 गुणा करेंगे, 7 छंग 42, 3 का 11 में, 11 तिया 33, वो भी माइनस में, और 2 का 0 में तो 0। आपके पास आया 42 - 33 + 0। तो पहली पंक्ति का गुणा हो चुका है। अब बारी है दूसरी पंक्ति का गुणा करने की। तो दूसरी पंक्ति का गुणा करने, दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है, 3 है, 0 है और -3 है। तो गुणा करिए पहले का पहले में, तो 3 का 6 में गुणा करेंगे तो 3 छंग 18, फिर प्लस 0 का 11 में, तो 11 का 0 में करो तो 0 आ गया, फिर -3 का 0 में 0। तो दूसरी पंक्ति का गुणा भी हो गया क्रम से, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। अब बारी है हमें तीसरी पंक्ति का गुणा करने की। तो तीसरी पंक्ति का गुणा करें, तीसरी पंक्ति में क्या है, -1 है, 3 है और 1 है। चलिए इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -1 का गुणा करो 6 में तो कितना, माइनस का 6 एकम 6, फिर 11 का 3 में, 11 तिया 33 और 1 का 0 में 0। तो ये रहा पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में और तीसरे का तीसरे में। तो इस तरीके से हमारा जो गुणा है पूरा हुआ। अब इसको हमें केवल सरल करना है। अब सरल कैसे करेंगे जरा देखिए। यहां पर आपका क्या 42 - 33 है, यानी 42 से 33 घटेगा, कितना बचा, 9 बचा। आपके पास 42 33 घटाने पर कितना आ गया, 9 आ गया है। इसके बाद 18, 0 0 जोड़ो तो कितना, 18 आ गया। यहां 33 से 6 घटाओ तो 27 आ गया। कुल मिलाकर 9, 18 और 27 मिला। बाहर ये 9 जो है वो भाग में है, ये भाग देगा, सब में देगा, तीनों में भाग देगा। तो भाग देंगे तो देखिए आपके पास क्या हो गया, 9 का भाग दो, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, क्या आ गया, 1 2 और 3। तो यहां था x y z, यहां आ गया 1 2 3। तो आपका x बराबर कितना, 1 आया, y बराबर कितना, 2 आया, z बराबर कितना, 3 आया। तो हमें यही ज्ञात करना था x y z का मान क्या होगा, यही आपका आंसर है। इस तरीके से हमने इस असाइनमेंट के सवाल नंबर 1 और 2 को पूरा किया है। इसके बाद के जो 3 सवाल है, सवाल नंबर 3, 4 और 5, उन्हें हम पार्ट 2 में पूरा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।